तो आज का अपना सेशन है अपॉर्चुनिटीज इन डेट म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सैटरडे मॉर्निंग को 11 बजे आपने 1 घंटा का टाइम मुझे दिया। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम आदित्य पालव है और मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में फ्रॉम पास्ट 3.5 years हूँ और खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ अराउंड 18 ईयर्स से, मतलब 2002 में जब भी मैं 18 का हुआ तब से आज तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में। तो मार्केट का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, पैसे गंवाने का भी एक्सपीरियंस है और कमाने का भी एक्सपीरियंस है। तो आज के सेशन में मैं डेट म्यूचुअल फंड के बारे में 3 क्वेश्चंस का जवाब दूँगा। एक तो डेट म्यूचुअल फंड होते क्या है? और डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? ये 3 क्वेश्चन को आंसर करूँगा। डेट म्यूचुअल फंड्स ये बहुत एज़ इन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन अगर आप समझ गए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। आज 3.5 साल से काम करते हुए मैं ये देख रहा हूँ कि ये सबसे इग्नोर्ड असेट क्लास है। मतलब लोगों को गोल्ड इंडियन जो लोग हैं वो गोल्ड खरीदने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने में इच्छुक होते हैं, या अभी शेयर मार्केट के बारे में भी काफी अच्छा, म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी काफी अच्छा अवेयरनेस आ रहा है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स को के बारे में बहुत इग्नोरेंस है, या फिर लोगों के मन में मिसकंसेप्शंस है, या फिर लोगों को मालूम ही नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज ये प्रेजेंटेशन के द्वारा ये 3 क्वेश्चंस का मैं जवाब दूँगा। एक तो डेट म्यूचुअल फंड होते क्या है? डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और डेट म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें? तो मैं आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। लोग जॉइन कर रहे हैं, लेकिन टाइम का रिस्पेक्ट करते हुए हमें स्टार्ट करना चाहिए। अ आपको बीच में कुछ भी क्वेरी आया तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ और आपके क्वेश्चंस भी आप लास्ट में एड्रेस करूँगा एक 10-15 मिनट्स के टाइम में। तो उसमें आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, डेट म्यूचुअल फंड होते क्या है, इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अभी अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता है कि एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ, जो कोरोना क्राइसिस। किसी को पता नहीं था जनवरी के मंथ में कि ये एक रिक्वेस्ट है, सब अपना माइक्रोफोन अगर म्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा। हाँ, तो जनवरी 2020 में किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ क्राइसिस होने वाला है, जो इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट आएगा वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दुनिया के सब आप इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट अगर जनवरी में देखते तो ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे। इंडियन मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। मतलब आप देखोगे 14 जनवरी को 12,400 का पीक निफ्टी में आया था। निफ्टी, जिनको पता नहीं है, निफ्टी ये इंडिया का टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, जो कि एक इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमी कहाँ पे चल रही है इंडिया की। तो ये पीक पे था जनवरी के महीने पे। किसी को पता नहीं था कि ऐसा करेक्शन, मतलब ये सब होगा और उसके वजह से करेक्शन आएगा। नेक्स्ट 75 डेज में 40% का करेक्शन आया निफ्टी में, और 23 मार्च को सबसे बॉटम लेवल था निफ्टी में 7,500 का, और तभी ऐसा लग रहा था कि मार्केट जीरो ही हो जाएगा। हाँ, तभी ऐसे लग रहा था कि मार्केट ज़ीरो ही हो जाएगा। लेकिन सडनली आरबीआई ने कुछ एक्शंस लिए, यूएस में उनके जो फेडरल रिजर्व्स है उन्होंने कुछ एक्शंस लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए। उसके वजह से रिकवरी आना चालू हो गया, और इतना शार्प रिकवरी आया कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में, मतलब आज तक अराउंड 50% का रिकवरी आ चुका है ऑलरेडी मार्केट में। और मार्केट ऑलमोस्ट, आप देखोगे जो जनवरी का पीक था वहां से सिर्फ 6-7% ही नीचे है। लेकिन आप देखोगे जनवरी में जैसे इकोनॉमी चल रहा था इंडिया का, मार्च में जैसे चल रहा था और आज जैसे चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट में इतना नीचे जाके वापस ऊपर आने, मतलब आया भी, तो ऐसा क्यों हुआ उसका कोई रीजन आज हम बता नहीं सकते। 2 साल के बाद शायद जब भी एनालाइज करेंगे तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा था।
लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये बता सकता हूँ कि जो 23 मार्च का जो बॉटम था वहां से जो रिकवरी आया है 50% का, वो क्यों आया है? तो जो यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने काफी डॉलर प्रिंट किए हुए हैं। मतलब जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उससे लड़ने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाया, मतलब पैसा बढ़ाया है, डॉलर्स प्रिंट किए हैं। इवन आप आरबीआई भी देखोगे, मतलब इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिए लास्ट 3 4 3.5 महीनों में। उससे क्या हुआ कि लिक्विडिटी बढ़ गया, बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा आया है, और ये बैंकों से पैसा जब भी लोगों के हाथ में जाएगा या कॉर्पोरेट्स के हाथ में जाएगा, तो धीरे धीरे रिकवरी आना चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में है, उसका सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट आता है डेट मार्केट के ऊपर। वो कैसे आता है वो देखते हैं आगे आने वाले प्रेजेंटेशन में। तो पॉइंट है ये है कि आज के टाइम पे थ्रेट क्या है। तो एक तो एक्सटेंडेड लॉकडाउन आप देखोगे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस है, तो अलग अलग सिटीज में एक्सटेंड कर रहे हैं लॉकडाउन वहाँ के लोकल गवर्नमेंट। वो थ्रेट हो सकता है इकोनॉमी के लिए, अगर वापस इसके नंबर्स बढ़े, मतलब नंबर्स तो बढ़ ही रहे कोरोना के, सेकेंड वेव आया ऐसे और उससे लॉकडाउन करना पड़ा वापस, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। वैक्सीन के लिए डिले हो गया तो भी एक थ्रेट हो सकता है। अभी आप देख रहे हो काफी सारे सेक्टर्स में, इवन आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से, फिर भी उसमें अराउंड 90,000 का जॉब लॉस हुआ है लास्ट 3.5 मंथ्स में। तो जॉब लॉस ये एक इकोनॉमी के लिए थ्रेट है। और सबसे बड़ा थ्रेट अगर दुनिया के लिए कोई होगा तो मतलब यूएस इकोनॉमी अगर रिसेशन में जाएगा तो पूरे दुनिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी ये सबसे बड़ा, मतलब 25% दुनिया का इकोनॉमी ये यूएस का इकोनॉमी है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर ये थ्रेट रियलिटी में आते हैं तो मार्केट वापस करेक्ट हो सकता है। तो ये सब अभी तक के प्रेजेंटेशन का पॉइंट ये है कि हम आज जो वर्ल्ड में जी रहे हैं ना, वो वुका वर्ल्ड वर्ल्ड है, मतलब वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्यूटी, एम्बिगस। तो किसी को मालूम नहीं है कि नेक्स्ट 1 मंथ में क्या होगा, शेयर मार्केट में क्या होगा, ये इकोनॉमी में कैसा इम्पैक्ट आएगा, या नेक्स्ट 6 महीने में कैसा होगा, किसी को मालूम नहीं है। तो ऐसे टाइम में, ऐसे वुका वर्ल्ड में मेरे फाइनेंशियल गोल्स तो आने वाले हैं। मतलब मेरे लाइफ का रिटायरमेंट मैं जब भी 55-60 का होऊंगा तभी आएगा। मेरे बच्चों का एजुकेशन आएगा जब भी वो 18 के होंगे, उनको ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। जो भी है, मेरे फाइनेंशियल गोल्स आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर मार्केट, मतलब शेयर मार्केट ऊपर जाए या इकोनॉमी ऊपर जाए, नीचे जाए, कहाँ पर भी जाए, फिर भी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ऑल वेदर पोर्टफोलियो। तो आपका पर्सनल लाइफ का गोल ये होना चाहिए, मैं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करूं और ऐसा मेरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करूं कि मुझे मार्केट किधर भी जाए एक स्टेबल रिटर्न्स जनरेट करना चाहिए। तो ऑल वेदर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। अभी जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मतलब डेट म्यूचुअल फंड के बारे में ये है। अगर आपको ऑल वेदर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो बहुत सारे स्टेप्स है, 3 4 स्टेप्स है। उसमें से फर्स्ट स्टेप है कि डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी डेट म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, तो सिंपल भाषा में जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निकली ये करेक्ट नहीं है, लेकिन एक सिंपल भाषा में मुझे अगर एनालॉजी ड्रॉ करना है तो जैसे आप बैंक एफडी करते हो वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स है, सिंपल। मतलब जैसे स्टेबल रिटर्न्स एफडी में आते हैं, मतलब आपने एफडी कर दिया तो आपको मालूम है मुझे 6% मिलने वाले हैं या 5.5% मिलने वाले हैं। सेम वे डेट म्यूचुअल फंड अगर राइट प्रॉपर फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो एफडी से स्लाइटली बेटर रिटर्न्स आपको मिलेंगे। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में काफी एडवांटेजेस होते हैं जो मैं आने वाले प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तो डेट एमएफ वर्सेस बैंक एफडी। एफडी में आप बैंक को बैंक के एफडी में पैसा रखते हो, बैंक वो लोन में देता है, होम लोन के लिए देगा, कार लोन के लिए देगा, बिजनेस लोन के लिए देगा। वहां से उनको इंटरेस्ट इनकम आएगा और हमें एक सर्टन अमाउंट, मतलब वहां से 10-11% इंटरेस्ट आएगा और हमें वो 5-6% दे देंगे। तो बीच में का जो मार्जिन होता है, इंटरेस्ट मार्जिन, उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। और बैंक का बिजनेस यही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे वो खर्चा निकालेंगे, खुद का प्रॉफिट निकालेंगे, एम्प्लॉइज का सैलरी देंगे। तो सेम वे डेट म्यूचुअल फंड कैसा काम करते हैं, तो पॉइंटर देखिए, आप यहाँ पे हो,
आपने समझो एसबीआई म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, तो एसबीआई डेट म्यूचुअल फंड ये गवर्नमेंट को एज अ लोन देगा, या फिर कॉर्पोरेट्स को देगा, या फिर बैंक्स को देगा। ये 3 एंटिटीज को म्यूचुअल डेट म्यूचुअल फंड लोन देते हैं। वहां से फिर अगर गवर्नमेंट को लोन दिया, कॉर्पोरेट को लोन दिया, बैंक्स को लोन दिया, तो वहां से उनको इंटरेस्ट इनकम आएगा। अभी एफडी करोगे तो इंटरेस्ट इनकम होता है, अगर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो उसको कूपन बोलते हैं। तो इंटरेस्ट और कूपन एक ही है, थोड़ा डिफरेंस है टैक्सेशन के मामले में, लेकिन अगर समझने की बात है तो कूपन और इंटरेस्ट एक ही होता है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने टाटा मोटर्स को समझो 100 करोड़ रुपीज एज अ लोन दे दिया 5 साल के लिए 9% के इंटरेस्ट पे। तो एवरी ईयर एसबीआई म्यूचुअल फंड को 9% के हिसाब से टाटा मोटर्स कूपन मतलब इंटरेस्ट देगी, और 5 साल के बाद उसका जो 100 करोड़ लिया है एसबीआई म्यूचुअल फंड से वो रीपे कर देगी एसबीआई म्यूचुअल फंड को। तो सिंपल है, म्यूचुअल फंड ऐसे काम करते हैं। और ये जो 9% इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें से थोड़ा सा 1% के अराउंड अपना खुद का प्रॉफिट निकालेगी एसबीआई म्यूचुअल फंड, और 8% अपने को पास ऑन कर देगी। ऐसे होता है। और बहुत सारे बॉन्ड्स में एक ही, मतलब इसको जो टाटा मोटर्स को वो जो पैसे दिए उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स में एसबीआई डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेगा, 80 से 90 अलग अलग बॉन्ड्स में। उसका जो कम्युलेटिव इंटरेस्ट होगा उसमें से खुद का खर्चा निकालेगी अराउंड 1%, और बाकी का जो भी इन्वेस्ट किया है उनको पास ऑन कर देगी। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है इसमें डेट म्यूचुअल। अभी इसमें रिस्क क्या होती है, अगर आप बैंक एफडी में पैसा डालते हो तो आपकी रिस्क क्या है? अगर बैंक बंद हो गई तो आपके पैसे गए। जैसे कि हालांकि बैंक्स इंडिया में बंद होती नहीं है जनरली, अगर हुई भी तो भी आरबीआई इंटरवीन करता है उसमें और बचा लेता है बैंक को, क्योंकि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन थियोरेटिकली अगर बैंक बंद हो गई तो आपका पैसा गया। जैसे पीएमसी बैंक बंद हो गई तो जिनका भी 1 लाख के ऊपर का एफडी था तो वो मतलब पैसा गया है उनका, ऑलमोस्ट रिकवर हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ऐसे समझ लेते हैं कि गया। या फिर यस बैंक बंद हो गई, बंद होने वाली थी लेकिन आरबीआई ने उसको बचा लिया। लेकिन अगर यस बैंक बंद हो जाती तो उसके जो एफडी थे वो डिफॉल्ट हो जाते। तो सेम वे रिस्क डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या होती है, तो 3 टाइप की रिस्क होती है। एक तो डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपको आवाज आ रहा है ना मेरा? वो जरा इस पे टाइप कीजिए ना चैट बॉक्स में। और मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना आपको, मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ रहा है, होप सो। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है, लेकिन इसमें से अगर आप इसेंस लोगे जो मैं बता रहा हूँ, और आपने स्टार्ट भी कर दिया डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा। धीरे धीरे आपको ये समझ में आएंगी बात। एक सिर्फ इसेंस इसमें से उठाओ, मैं क्या बता रहा हूँ वो टेक्निकली आपको एकदम परफेक्ट समझने की जरूरत नहीं है। तो डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या होते हैं? डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क मतलब सिंपल, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक कॉर्पोरेट को मतलब टाटा मोटर्स को पैसा दिया, और टाटा मोटर्स का धंधा नहीं हुआ इसलिए उन्होंने पैसा रिपे नहीं किया और पैसा गया, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट रिस्क। क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क में अभी नीचे बता रहा हूँ नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में क्या होता है। तो डिफॉल्ट रिस्क कहाँ कहाँ पे होती है? अभी जैसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड में एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ। एसबीआई डेट म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट को पैसा देगा, बैंक्स को देगा और कॉर्पोरेट्स को देगा। हाँ स्मिता जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दूंगा। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट को, बैंक्स को और कॉर्पोरेट्स को देगा। तो गवर्नमेंट को जब भी पैसा देती है कोई भी डेट म्यूचुअल फंड या कोई भी बैंक या कोई भी देता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है पैसा प्रिंट करने के, या उनके पास रिसोर्सेस है तो कभी डिफॉल्ट नहीं करते। अगर गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया तो वो मतलब दुनिया की बहुत कम गवर्नमेंट ने आज तक डिफॉल्ट किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक डिफॉल्ट नहीं किया है और नहीं करेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अपना जो गवर्नमेंट का बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है। तो गवर्नमेंट को जब भी डेट म्यूचुअल फंड पैसा देता है तो डिफॉल्ट रिस्क नहीं होती। बैंक्स को जब भी पैसे देती है, मतलब समझो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंक को पैसा दिया, या एचडीएफसी बैंक को पैसा दिया, या कोटक महिंद्रा बैंक को पैसा दिया,
तो वहां पे भी डिफॉल्ट रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मतलब यस बैंक ये वन ऑफ द एकदम ये एग्जांपल है, मतलब एकदम रेयर एग्जांपल है जहां पे यस बैंक ने डिफॉल्ट कर दिया था 6 महीने पहले। तो काफी सारे डेट म्यूचुअल फंड के स्कीम में यस बैंक के बॉन्ड्स थे जो डिफॉल्ट हो गए थे। लेकिन कंपेयर करोगे वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएस और इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, लिक्विडिटी वाइज बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि डिफॉल्ट रिस्क 0 होता है बैंक्स के बारे में। कॉर्पोरेट्स मतलब अभी टाटा मोटर्स को या रिलायंस को पैसा दिया एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, या टाटा कैपिटल को दिया, या मारुति सुजुकी को दिया, तो वो डिफॉल्ट हो सकता है। मतलब समझो मारुति सुजुकी के सेल्स नहीं हुए और उनके पास पैसा नहीं है रीपेमेंट करने का जो भी लोन लिया है, तो वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। ऐसे डिफॉल्ट हुए हैं लास्ट 3-4 सालों में। तो ये मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट और बैंक डिफॉल्ट नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो अभी लास्ट 3 साल में क्रिसिल का मैं डेटा बताता हूँ आपको कि किसने किसने डिफॉल्ट किया है। तो अडैग ग्रुप ने सबसे बड़ा 4,300 करोड़ का डिफॉल्ट किया है म्यूचुअल फंड, इस डेट म्यूचुअल फंड्स को। अडैग मतलब अनिल अंबानी का जो ग्रुप है। दीवान हाउसिंग डीएचएफएल का एक डिफॉल्ट हुआ है 4,300 करोड़ का। आईएलएनएफएस का हुआ है। यस बैंक ने 3,500 करोड़ का पैसा डुबाया है। अल्टिगो एसएल, ऐसे ये बॉन्ड्स ने लास्ट 3 साल में डिफॉल्ट किया है। तो टोटल कितना पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स का डिफॉल्ट हुआ है, तो 17,700 करोड़। लेकिन मैं आपको एक कॉन्फिडेंटली बताता हूँ, ये 17,700 करोड़ में से काफी सारा पैसा रिकवर किया है डेट म्यूचुअल फंड्स ने। अभी विजय माल्या ने एसबीआई बैंक का 9,000 करोड़ डुबाया, उसमें से एक भी पैसा आज तक रिकवर हुआ है ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैं एक ऐसा मतलब एक मुझे मैंने फैक्ट चेक नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से 9,000 करोड़ में से एक भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के शायद 10-11 हजार करोड़ डुबाए हैं, उसमें से एक भी पैसा रिकवर हुआ नहीं है। लेकिन हम जब भी एसबीआई बैंक में एफडी करने जाते हैं, पीएनबी में एफडी करने जाते हैं, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन होता नहीं है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उनको ये फिगर्स बहुत बड़े लगते हैं। तो ये फिगर्स कितने हैं बैंकिंग सिस्टम और म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। पूरे डेट म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है वो 13 लाख करोड़ का है। मतलब इंडिया के लोगों के 13 लाख करोड़ डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है। अलग अलग मतलब 43 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उनके जो भी डेट स्कीम्स है बहुत सारे, उसमें 13 लाख करोड़ इन्वेस्टेड है। उसमें से एनपीए अमाउंट मतलब जो 17,700 करोड़ जो हम पकड़ के चल रहे हैं कि जो डूब गया है, लेकिन डूबा नहीं है, उसमें से काफी रिकवर भी हो चुका है, आने वाले टाइम में रिकवर भी होगा। उसमें से 17,700 करोड़ एनपीए है। मतलब टोटल एनपीए कितना है 1.36% डेट म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री का। अगर ये आप देखोगे बैंकिंग सिस्टम का ये एनपीए कितना है, तो 31 मार्च 2018 को 11.6% का एनपीए था। ये एज पर आरबीआई डेटा बैंकिंग सिस्टम पीएससी और प्राइवेट बैंक देखोगे तो जो 2019 31 मार्च को कम होके 9.3% हुआ, और आज 2020 31 मार्च को ये फिगर्स आज भी 7% के आसपास है एनपीए लेवल बैंकिंग सिस्टम के। तो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आज मेरा भरोसा है पूरा कि मैं वहां पे पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो कभी डूबेंगे नहीं। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों का बहुत निगेटिव मतलब डर लगता है लोगों को। तो ऐसे डरने की कोई चीज नहीं है। आप एलआईसी के ऊपर जो सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया का, मतलब 30 करोड़ लोगों का उसमें पैसा है, उसके एनपीए है 6.15% और डेट म्यूचुअल फंड के है 1.36%। सो मुझे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एनपीए एंड एयूएम। मैं शॉर्टली बताता हूँ। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब मैंने पैसा दिया है मार्केट में यूज करने के लिए, वो मुझे रिपे नहीं कर पाया जिसको भी मैंने दिया है, तो वो जो पैसा मैंने दिया है वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गए। उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज है, लेकिन वो पैसा डूब गया ऐसा समझ के चलते। तो डेट म्यूचुअल फंड्स का सिर्फ 1.36% आज तक एनपीए है। एयूएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम ने कितना पैसा मार्केट में दिया है वो बैंकिंग सिस्टम का एयूएम है। पूरे म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा लोन पे दिया है वो म्यूचुअल फंड का एयूएम हुआ।
तो पॉइंट ये स्लाइड का ये है कि आप बिल्कुल भी ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे आपका बैंक्स के ऊपर भरोसा है, एसबीआई के ऊपर भरोसा है, वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि डिफॉल्ट बहुत कम होते हैं, बहुत एफिशिएंट सिस्टम है ये। अभी सेकंड, फर्स्ट टाइप का रिस्क है डिफॉल्ट रिस्क, सेकंड टाइप का रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। ये मैं आपको सिंपल भाषा में ये करता हूँ, बताता हूँ डिफॉल्ट रिस्क मतलब क्या है। अगर मैं या आप कोई भी बैंक को अप्रोच करते हो और लोन मांगते हो, तो एक क्रेडिट स्कोर होता है हर एक इंडिविजुअल का। सिबिल उसको ये करता है, मतलब आप कैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हो, लोन कैसा रिपे करते हो, उससे आपका एक सिबिल स्कोर, आप अपने से सबको ऑलमोस्ट पता होगा कि हर एक का सिबिल स्कोर होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है तो बैंक आपको इजीली लोन दे देगी। अगर 750 से है तो भी दे देगी, लेकिन 750 से नीचे होगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर, तो बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्योंकि बैंक के लिए वो रिस्क बढ़ जाता है कि आप रीपे करोगे कि नहीं। तो ये जो नंबर है वो सिबिल देता है अपने को, अपना सब डेटा ट्रैक करके। सेम वे जब भी कॉर्पोरेट्स को लोन दिया जाता है, टाटा मोटर्स हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, एचडीएफसी हो गई या रिलायंस हो गई, तो जब भी इनको लोन दिया जाता है तो उनको भी एक रेटिंग दिया हुआ रहता है। क्रिसिल, इकरा, केयर ऐसी एजेंसीज है, थर्ड पार्टी एजेंसीज है, ये रेटिंग करती है। और ट्रिपल ए, डबल ए, ऐसा धीरे धीरे उनका रेट एक ग्रेड होता है, और जैसे वो ग्रेड नीचे आते जाता है वैसे उनको ज्यादा इंटरेस्ट रिपे करना पड़ता है। मतलब अगर कोई ट्रिपल ए कॉर्पोरेट है तो उसको शायद 6% पे लोन मिल जाएगा, लेकिन कोई ट्रिपल बी है तो उसको शायद 9% इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। तो ये रेटिंग्स होते हैं। तो जब भी कोई अभी समझो एक मारुति सुजुकी है, उसका रेटिंग है ट्रिपल ए, उसका धंधा अच्छा नहीं हुआ, मतलब गाड़ियां बिक नहीं रही है, लॉस हो रहा है ऐसे, तो शायद उसका ट्रैक करेगी, ये क्रिसिल ट्रैक करेगी कि उनका बिजनेस कैसा हो रहा है, उनके पास कैश कितना अवेलेबल है, उनका डिमांड कितना है, उनका ब्रांड वैल्यू कितना है, उसके हिसाब से फिर समझो उनको लग रहा है क्रिसिल को कि रिस्क बढ़ रहा है, तो ट्रिपल ए से डबल ए कर देगी या डबल ए से ए कर देगी। तो जब भी रेटिंग गिरता है कोई भी बॉन्ड का, कोई भी कंपनी का, तो उसका इम्पैक्ट कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड है, इसने टाटा मोटर्स को 5 साल के लिए पैसा दिया 100 करोड़ रुपीस 9% इंटरेस्ट पे, और टाटा मोटर्स का रेटिंग है ट्रिपल ए, सॉरी डबल ए रेटिंग है, इसलिए उसको 9% पे ये दिया है, लोन दिया है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। अगर टाटा मोटर्स का बिजनेस अच्छा नहीं हुआ और अच्छा हुआ, उसका बैलेंस शीट अच्छा हुआ, कैश बढ़ रहा है, तो डबल ए से उनका रेटिंग समझो ट्रिपल ए हो गया, तो उनको मिलना चाहिए था 8% पे, लेकिन वो दे आज भी सर्विस कर रहे लोन, मतलब 5 साल का लोन है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो 9% पे वो सर्विस कर रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का रिस्क घट गया है, लेकिन उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो ऐसे बॉन्ड का वैल्यू मार्केट में बढ़ जाता है। जो 100 रुपीज का बॉन्ड है समझो फॉर एग्जाम्पल 105 का हो जाएगा, और एसबीआई म्यूचुअल फंड को फायदा हो जाएगा। तो क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगा तो डेट म्यूचुअल फंड को फायदा होगा, क्रेडिट रेटिंग गिरेगा, अगर ये डबल ए से सिंगल ए पे आया तो बॉन्ड वैल्यू घटेगा और एसबीआई म्यूचुअल फंड को लॉस होगा। तो सिंपल है, क्रेडिट रेटिंग जब भी बढ़ता है डेट म्यूचुअल फंड को फायदा होता है, क्रेडिट रेटिंग गिर जाता है तो डेट म्यूचुअल फंड को लॉस होता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, सिर्फ इतना ही याद रखिए, रेटिंग बढ़ा तो फायदा है, रेटिंग गिरा तो लॉस है। थर्ड टाइप का रिस्क है, पहला डिफॉल्ट हो गया, सेकंड हो गया क्रेडिट रिस्क, और थर्ड है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब सिंपल, अगर मार्केट में एफडी के रेट्स या फिर होम लोन के रेट्स या फिर बिजनेस लोन के रेट्स गिरना चालू हो गया, डेट म्यूचुअल फंड को फायदा होगा, डेट म्यूचुअल फंड के एनएवीज बढ़ेंगे, उनका बॉन्ड वैल्यू बढ़ेगा और फायदा होगा। जैसे कि लास्ट 3.5-4 महीनों में एफडी के रेट्स काफी घट चुके हैं, होम लोन के रेट्स काफी घट चुके हैं, बिजनेस लोन के रेट्स काफी घट चुके हैं ड्यू टू आरबीआई एक्शन, जिसके वजह से डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न लास्ट 4 महीने में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सेम वे इसका रिवर्स, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हो गया, एफडी के रेट्स बढ़ना चालू हो गया, होम लोन के रेट्स बढ़ना चालू हो गया, तो डेट म्यूचुअल फंड के जो वैल्यू होती है वो नीचे जाना चालू होती है और उनमें लॉस होना चालू हो जाता है। तो ये 3 टाइप के रिस्क है।
अभी हम देखते हैं कि बैंक एफडी और डेट म्यूचुअल फंड्स में एग्जैक्टली क्या फर्क है ऑन 4 पैरामीटर: सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स और बेटर टैक्सेशन। सेफ्टी, अगर थियोरेटिकली देखते हैं, मैं जाके यस बैंक में एफडी करता हूँ और यस बैंक बंद हो जाती है। ये एक थियोरेटिकल एग्जांपल, ऐसा हो नहीं सकता, एकदम नेग्लिजिबल चांस है, लेकिन थियोरेटिकली अगर बैंक बंद हो जाती है यस बैंक, तो मेरा पैसा चला गया। लेकिन अगर डेट म्यूचुअल फंड में वही मैं 10 लाख रुपया डालता हूँ, तो क्या होता है कि 80-90 अलग अलग बॉन्ड्स में डेट म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। उसमें से 30 समझो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, 10 सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, 20 कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है और 30-40 बैंकिंग बॉन्ड्स है। तो सब एक टाइम पे डिफॉल्ट नहीं हो सकते। जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती है, बैंक्स डिफॉल्ट नहीं करती है, तो रिस्क किधर है डिफॉल्ट होने का? कॉर्पोरेट्स में, और कॉर्पोरेट्स में भी कौन एक दो डिफॉल्ट हो जाएंगी। तो मेरा जो यील्ड आने वाला है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे एफडी में 6% इंटरेस्ट है, तो मुझे 6.5% मिलना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड में। अगर किसी ने डिफॉल्ट भी कर दिया, तो 6.5 के जगह पे मुझे 6.45 मिलेगा या 6.40 मिल सकता है। तो ये एक रिस्क हो सकता है, लेकिन रिस्क मिनिमाइज किया हुआ है, तो एकदम सेफ है। एज गुड एज बैंक एफडी, डेट म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं। लिक्विडिटी वाइज बैंक एफडी से काफी बेटर है डेट म्यूचुअल फंड्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 साल का एफडी करता हूँ स्टेट बैंक में जाके, तो मैं 3 साल के पहले पैसा निकाल ही नहीं सकता। अगर मैंने निकाला तो मुझे पेनल्टी चार्ज करेगी, हेवी पेनल्टी चार्ज करती है बैंक। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो एक दिन में पैसा मेरा आ जाता है, और वो टाइम तक मेरा जो भी इंटरेस्ट या फिर कैपिटल गेन अक्रूर हुआ है, वो मुझे मिल जाएगा विदाउट एनी चार्जेस। तो लिक्विडिटी वाइज बैंक एफडी से काफी बेटर होते हैं डेट म्यूचुअल फंड। रिटर्न वाइज, अगर इसमें से अगर टेक्निकलिटीज आप समझोगे, मतलब क्रेडिट रिस्क कैसा होगा, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट कैसा होगा, ये टेक्निकलिटीज अगर आप समझ पाओगे डेट म्यूचुअल फंड्स की, तो बैंक एफडी से काफी अच्छे रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हो। ये मैं आज के प्रेजेंटेशन के लास्ट के स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा अच्छे रिटर्न्स पाने का अपॉर्चुनिटी आज बना हुआ है डेट म्यूचुअल फंड में। बेटर टैक्सेशन, अभी बैंक एफडी का अपने जो आईटी के लॉज है, उसके हिसाब से बैंक एफडी का जो भी इंटरेस्ट अक्रूर होता है, वो डायरेक्टली मेरे टैक्स स्लैब से ये होगा, मतलब टैक्स्ड होगा। मतलब अगर मैंने 10 लाख का एफडी किया है, तो उसका इंटरेस्ट ये साल का जो भी अक्रू हुआ है, फॉर एग्जांपल समझ लो 40,000 रुपीज, तो 40,000 रुपीज मेरे इनकम में ऐड हो जाएगा, और मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ, तो वो 40,000 पे 30% मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे मैंने पहले बताया, कूपन होता है, कूपन। तो कूपन ये कैपिटल गेन गिना जाता है। तो कैपिटल गेन का टैक्स इम्प्लीकेशन तब भी आएगा जब भी मैं बेचूंगा डेट म्यूचुअल फंड। अगर मैंने नेक्स्ट 3 साल तक बेचा नहीं, तो उसमें जो भी कैपिटल गेन अक्रू हुआ है, उसका टैक्स में कोई इम्प्लीकेशन आएगा नहीं। जो टाइम पे मैं बेचूंगा, जो साल में मैं बेचूंगा, वो साल में मुझे वो कैपिटल गेन इनकम में देखना पड़ेगा, और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वो मेरे टैक्स स्लैब से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो 8% का एफडी है और 8% का समझो डेट म्यूचुअल फंड है। तो अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में मैं हूँ, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मुझे एफडी में होता है 5.5%, और इफेक्टिव यील्ड डेट म्यूचुअल फंड्स में होता है मुझे 6.5%, अगर 8% के दोनों है तो इतना बेटर टैक्सेशन है डेट म्यूचुअल फंड्स में। और लास्ट एक टेक्निकल बेनिफिट होता है डेट म्यूचुअल फंड्स में। अगर ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है जो मैंने बताया, जब भी इंटरेस्ट रेट घटेंगे, डेट म्यूचुअल में फंड में रिटर्न बढ़ेंगे। अभी आप मान लीजिए 1 साल पहले आपने एफडी किया था स्टेट बैंक में जाके, 7.75 इंटरेस्ट था। 1 साल के बाद वो मैच्योर हो गया। अभी आपको वो पैसा आज लेने जाना है, लेकिन आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो बैंक को आप बोलते हो कि वापस ये करो, वापस मुझे एफडी रिन्यू करना है। लेकिन इंटरेस्ट रेट तो घट गए, 7.75% से अभी हो गए 6%। तो आपका 1.75% का लॉस हो गया, होने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन वही समझो 1 साल पहले आपने डेट म्यूचुअल फंड में पैसा रखा होता, तो जैसे ये इंटरेस्ट रेट घटता, तो मेरा डेट म्यूचुअल फंड्स में यील्ड बढ़ते जाता।
और शायद मुझे 9% मिला होता। तो ये जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट है वो आपके अगेंस्ट काम करेगा अगर आप बैंक एफडी में हो और बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर ये इंटरेस्ट रेट मूवमेंट आपके फेवर में काम करेगा अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये दोनों का फर्क है। ये मैंने 4 ये बताए एसएलआर पे डेट म्यूचुअल फंड्स बेटर स्कोर करते हैं। अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट कैसा करना चाहिए, तो ये एक बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर एक 6 घंटे का एक सेशन हो सकता है कि डेट म्यूचुअल फंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। लेकिन मैं आपको आज के मार्केट सिनारियो के हिसाब से आपने आपके पोर्टफोलियो में क्या एक्शन लेना चाहिए, मतलब आप मुझे ये सेशन के बाद डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया तो एक मिनट म्यूट करता हूँ जरा, मैं किसी का माइक्रोफोन चालू है। हाँ, अगर आपने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये स्ट्रेटजी आप बनाओ। मतलब आपका जो भी 80% पैसा है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में, जो भी पैसा है उसमें से 80% पैसा आप लो ड्यूरेशन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट करो। अभी ये क्या होते हैं, तो हर एक म्यूचुअल फंड के अलग अलग डेट स्कीम होते हैं, तो उसमें आप ऐसा नाम देखोगे, मतलब आदित्य बिरला लो ड्यूरेशन फंड, एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड या आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ऐसा नाम दिखा तो उसमें आप आपके जो सेविंग बैंक में पड़ा है उसमें से 80% पैसा डायरेक्टली डाल दीजिए। ये इससे फायदा क्या होगा, तो आज आप जो सेविंग बैंक में पैसा रख रहे हो उस पे 2.75% इंटरेस्ट मिल रहा है। और सेविंग बैंक में हम पैसा इसके लिए रखते हैं कि मुझे कभी भी लग सकता है, मेरे लाइफ में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है तो मुझे कैश चाहिए। सेम वे अगर ये फंड्स में लो ड्यूरेशन फंड में आप रखते हो तो एफडी से स्लाइटली बेटर 0.5% ज्यादा आपको यील्ड मिलेगा और आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, मतलब विथ 1 डे नोटिस आप पैसा निकाल सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। तो आपको इसमें पार्क करना चाहिए। इसके बारे में और आपको जानना है तो आप मनी कंट्रोल पे या कोई भी साइट पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हो। आज डिटेल में इसके बारे में बताने का टाइम नहीं है एक्चुअली। अगर आपको मुझसे जानना है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैं नंबर दूंगा आपको एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जैसे 80% आपने इसमें पार्क कर लिया, 20% पैसा आपको क्रेडिट रिस्क फंड में डालना है। तो अभी ये क्रेडिट रिस्क फंड क्या होते हैं, तो क्रेडिट रिस्क फंड सिंपल होते हैं कि वो उसमें जो भी पैसा आता है इन्वेस्टर लोगों से, वो पैसा कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है। तो आप मुझे पूछोगे कि अभी तो रिस्क है, अभी तो डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा है, मतलब लॉकडाउन की वजह से बिजनेस नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं है, तो क्रेडिट रिस्क फंड मतलब कॉर्पोरेट को पैसा है, तो अगर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया तो इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी है क्रेडिट रिस्क फंड्स में। 23 मार्च 2020 को इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट ने बॉटम बनाया, एक महीने बाद मतलब 23 अप्रैल 2020 को डेट मार्केट ने अपना बॉटम बनाया। वो टाइम से आज तक सिर्फ रिडेम्पशन हो रहे हैं, मतलब पैसा निकाला जा रहा है क्रेडिट रिस्क फंड में से। तो जैसे ही पैसा निकालते हैं इसमें से, तो म्यूचुअल फंड को क्या करना पड़ता है, वो स्कीम को तो मार्केट में बेचने पड़ते हैं वो बॉन्ड्स। और आज बेच पे ये जो क्रेडिट रिस्क फंड कैटेगरी है ना, उसमें से सिर्फ बचा क्या है, तो ट्रिपल ए बॉन्ड्स बचे हैं। ट्रिपल ए मतलब जिसका क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छा है। आज रिलायंस, एचडीएफसी, इनका ट्रिपल ए बॉन्ड्स होते हैं, ये कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा कैश है, और अगर ये डिफॉल्ट कर दे तो इनका नाम खराब होगा, तो ऐसा कोई करने नहीं चाहेगा। और डबल ए बॉन्ड्स है, मतलब स्लाइटली ग्रेड में नीचे जो होते हैं वैसे बॉन्ड्स है। लेकिन आप देखोगे तो एक्सिस बैंक, ये इतनी अच्छी बैंक है, उसका भी बॉन्ड डबल ए का है। टाटा कैपिटल, जो मतलब आज टाटा का नाम ऐसा है मार्केट में, किसी का 25 पैसा भी बाकी नहीं रखेगा, फिर भी उसका बॉन्ड डबल ए है। क्यों? क्योंकि आज रिस्क बढ़ा हुआ है, लेकिन पैसा रिपेमेंट आने का फुल चांसेस है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी बना है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। 20% क्रेडिट रिस्क फंड में रखना है, नाम ऐसे होगा आईसीआईसी क्रेडिट रिस्क फंड, एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क डेट फंड, ऐसे नाम होंगे। और इन्वेस्ट करते टाइम सिर्फ टॉप 3 या 4 कंपनियों में इन्वेस्ट करो। टॉप म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है, तो टॉप 4 म्यूचुअल फंड कंपनियां कौन सी है? एसबीआई नंबर 1 है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड नंबर 2 है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड नंबर 3 है, और आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड नंबर 4 है। इनमें ही आपको करना चाहिए। अभी इसका रीजन है
क्योंकि इनके पास कैपेसिटी होता है, अगर डिफ़ॉल्ट भी हो गया कोई भी बॉन्ड, तो वहाँ से पैसा रिकवर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए वो फंड हाउस की, जो कि इनकी है, क्योंकि इनके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा है और मेजरली पैसा ये 4 कंपनियों में ही आता है, तो इसके ही डेट फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, बाकी आपको किधर भी मत देखिए। इसका अगर आपको लॉजिकल रीज़न चाहिए तो कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको और टेक्निकली बताऊँगा। अगर मैं और टेक्निकल अभी यहाँ पे बताने जाता हूँ तो वो बहुत कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। पॉइंट इतना याद रखिए, 80% लो ड्यूरेशन फंड में, 20% क्रेडिट रिस्क फंड में और टॉप 3 से या 4 कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, बस दैट्स इट। ये आज का मतलब आज के सिनेरियो में ऐसे करना चाहिए। अभी इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? ये लास्ट सेशन है, इंटरेस्टिंग सेशन है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो और आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, तो आपके लिए ये सेशन का पार्ट है। डेट म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये मेरा फेवरेट स्लाइड है, मेरे हर प्रेज़ेंटेशन में होता ही है। ये एक चार्ट है 2010 टू 2019 का। 10 अलग-अलग एसेट क्लासेस मैंने किए हैं। गोल्ड, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंटरनेशनल फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, रियल एस्टेट, जीसेक और टी-बिल। हर एक एसेट क्लास ने एवरी कैलेंडर ईयर में कितने-कितने रिटर्न्स दिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है इसमें। तो ये स्लाइड का नेम क्या है? विनर्स रोटेट। मतलब समझो आज गोल्ड मतलब 2010 में गोल्ड ने 24% के रिटर्न्स दिए, तो नेक्स्ट 3-4 साल में गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो एक मैंने डेटा निकाला लास्ट 26 साल का 1992 टू 2019। 3 टाइप के डेटा पॉइंट निकाले मैंने। पहला डेटा पॉइंट, अगर कोई इन्वेस्टर होता, जो भी टॉप का परफॉर्मर है उसमें इन्वेस्ट करता, मतलब 2010 में गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया तो मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया 2011 में। 2011 में वापस गोल्ड ने रिटर्न्स अच्छा दिया तो मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया 2012 में। मतलब जो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास है उसमें मैंने नेक्स्ट ईयर को इन्वेस्ट किया। तो लास्ट 26 साल में उसके रिटर्न्स कितने रहे? सिर्फ 5.38। ये आपको समझा, कनेक्ट हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वो जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए तो मुझे समझाया कि आपको समझ रहा है कि नहीं। हाँ, तो अगर पहला मैंने बताया आपको, जो भी बेस्ट एसेट क्लास है, मतलब 2012 में मिड कैप ने अच्छे रिटर्न्स दिए तो 2013 में मैंने मिड कैप में डाल दिया। 2013 में इंटरनेशनल फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए तो मैंने 2014 में इंटरनेशनल फंड्स में डाल दिया। तो ऐसा करके मुझे लास्ट 26 साल में सिर्फ 5.38% के रिटर्न्स आए हैं। अभी कोई-कोई लोग उल्टा सोचते हैं कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास है उसमें मैं डालता हूँ। मतलब 2010 में टी-बिल ने बेकार रिटर्न दिए तो मैं 2011 में टी-बिल में डालूँगा। 2011 में स्मॉल कैप ने सबसे वर्स्ट रिटर्न दिए तो 2012 में मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा मैं करते गया लास्ट 26 साल में मैंने ऐसा किया, इन्वेस्टिंग इन द लास्ट ईयर्स वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, तो भी मेरे रिटर्न सिर्फ 6.53 है। 6.53% है लास्ट 26 साल के। लेकिन एक पैसिव इन्वेस्टर था, उसने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, उसके पास 1 लाख रुपया था, हर एक एसेट क्लास में 10-10 हजार रुपया उसने डाल दिया, तो लास्ट 26 साल में उसको रिटर्न्स मिले 8.17%। तो पॉइंट ये है कि असेट अलोकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको रिटर्न्स अगर अच्छे चाहिए तो। मतलब आप मार्केट टाइम करने जाओगे तो आप हमेशा फेल रहोगे। अगर आप कोई भी एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, तो भी आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं आने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपको लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे। लेकिन आप एसेट एलोकेशन करोगे तो आप हमेशा आपके पोर्टफोलियो बीट करेगा मार्केट को। अभी और एक डेटा पॉइंट है, लास्ट 17 इयर्स का है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो उनका पोर्टफोलियो देखता हूँ तो मुझे सिर्फ वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उसके भी कारण है, क्योंकि बाकी एसेट क्लासेस के में इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट है इंडिया में। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ता है, या फिर इसलिए इक्विटी में सबसे इजीएस्ट है। स्टॉक मार्केट में आपने डायरेक्टली शेयर परचेज कर लिए या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया,
तो इक्विटी ये सबसे इजीएस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का मोस्ट ऑफ द पार्ट ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होता है। तो लास्ट 17 साल का डेटा क्या कह रहा है? अगर किसी ने सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट किए हुए थे लास्ट 17 सालों में, तो उसके रिटर्न्स रहते 6.75% सिर्फ एफडी डेट में इन्वेस्ट किया। सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन कितना है? 6.65% लास्ट 17 सालों में। तो एफडी ने उसको बीट किया है क्या? तो आफ्टर टैक्स उसने एफडी ने बीट नहीं किया है। मतलब अगर कोई सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका पैसा साल भर साल सिर्फ डिप्रिशिएट होते जा रहा है, मतलब उसका पैसे का वैल्यू कम होते जा रहा है। अगर 80% पैसा उसने डेट में मतलब एफडी में रखा होता और 20% सिर्फ इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में डाला होता, तो डायरेक्टली उसके रिटर्न 6.75% से 10% तक बढ़ जाते। ऐसा थोड़ा थोड़ा 50-50 सबसे बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। 30% पोर्टफोलियो आपका डेट में होता है और 70% इक्विटी में होता है, तो आपको 18% रिटर्न्स मिलते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट है कंपेयर टू जो आप रिस्क ले रहे हो। तो पॉइंट ये मैं बताना चाहता हूँ आपको ये 2 स्लाइड से कि आपका पोर्टफोलियो में सिर्फ इक्विटी है, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस है जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस वो बहुत वोलाटाइल रहेगा, बहुत बुरा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आप डेट एक्सपोजर ऐड करोगे उसमें 30% के आसपास, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जर्नी है, इन्वेस्टमेंट जर्नी, वो बहुत स्मूथ रहेगा और आपको बहुत मजा आएगी इन्वेस्ट करने में। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका जो आउटपुट मिल रहा है उससे आपको मजा आएगी। तो 70-30 ये आइडियल रेशो है लास्ट 17 ईयर्स का डेटा देखेंगे तो। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये यूनिक नहीं होता है, मतलब हर एक इन्वेस्टर ने 70-30 करना चाहिए ऐसा नहीं। उसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं कि एज कितना है, बाद में उसका इनकम कितना है, विजिबिलिटी ऑफ इनकम कितना है। तो ये आप आपके जो एडवाइजर है उनके साथ बैठ के डिसाइड कीजिए डेट में कितना होना चाहिए, इक्विटी में कितना होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, मैं आपको एक ये बताऊंगा। और लास्ट थर्ड रीजन व्हाई यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट, यू शुड हैव ऑलवेज एक्सपोजर टू अ डेट म्यूचुअल फंड। ये थोड़ा सा एकदम टेक्निकल एग्जांपल है, लेकिन ये आपको समझ में आया ना, तो आपके रिटर्न्स में आपको बोलता हूँ बहुत अच्छे रहेंगे आने वाले 5-10 सालों में। लास्ट के सेशन जिसने भी अटेंड किए इनको ये मालूम है, फिर भी आप देखिए, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, जिसमें जो फिगर्स है वो रियल लाइफ है। 3 इन्वेस्टर्स है, अमर, अकबर, एंथनी। 13 फरवरी 2020 को तीनों ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अमर ने क्या किया? अमर एकदम अग्रेसिव इन्वेस्टर मानता है खुद को, और उसने सिर्फ आदित्य बिरला इक्विटी फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए 13 फरवरी 2020 को। निफ्टी था तभी 12,200। बाद में मार्केट नीचे आना चालू हुआ, किसी को पता नहीं था मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आना चालू हुआ। 23 मार्च को जैसे मैंने बताया निफ्टी ने बॉटम बनाया 7,500 का। तो ये जो आदित्य बिरला इक्विटी फंड में 1 लाख रुपया इसने अमर ने इन्वेस्ट किया था, उसका वैल्यू घट के हो गया 61,319 रुपीज। 40% मार्केट नीचे आया। उसके बाद रिकवरी आया 49% का 3 महीने में। 23 जुलाई, एक हफ्ते पहले निफ्टी था 11,200, आज भी उतना ही है ऑलमोस्ट। तो रिकवरी आने के बाद 61,000 जो घटा हुआ था वो बढ़ के हो गया 87,251। तो आज का वैल्यू इसका है 87,251। मतलब आज भी वो उसके पीक से 13% 14% नीचे है आज भी। अकबर थोड़ा सा होशियार था, तो उसने क्या किया, आदित्य बिरला इक्विटी फंड में 13 फरवरी को 50,000 डाला। असेट एलोकेशन इसको मालूम था। और आदित्य बिरला लो ड्यूरेशन फंड, जैसे मैंने आपको जिक्र किया 2-3 स्लाइड पे, लो ड्यूरेशन फंड पे 50,000 डाला। तो 23 मार्च को उसका पोजीशन क्या हुआ? इक्विटी मार्केट ऑफ कोर्स 40% से नीचे आया, तो 50,000 का वैल्यू घट के 30,660 रहा। और डेट का ऑलमोस्ट उतना ही था, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो था 79,993। लेकिन 23 मार्च के बाद रिकवरी आया तो 30,000 बढ़ के हो गया उसका 43,000। और डेट मार्केट में भी थोड़ा गेन आया तो 53,000। तो टोटल उसका आज का वैल्यू है 95,000। आज वो उसने जब इन्वेस्ट किया था 13 फरवरी से, उससे सिर्फ 5% नीचे है। मार्केट आज 7-8% नीचे है 13 फरवरी से जब भी उसने इन्वेस्ट किया था। लेकिन उसका पोर्टफोलियो सिर्फ 5% नीचे है, क्योंकि उसने डेट एक्सपोजर लिया था। तीसरा जो एंथनी था वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसको असेट अलोकेशन भी मालूम था और उसको असेट री अलोकेशन ये कॉन्सेप्ट भी पता था।
सेम 50,000 आदित्य बिरला इक्विटी फंड, आदित्य बिरला लो ड्यूरेशन फंड। लेकिन उसने एक बहुत इंटेलिजेंट चीज किया, जब भी इक्विटी मार्केट डाउन था 23 मार्च को, जब भी उसका वैल्यू 30,660 हुआ था, 50,000 का घट के, उसने क्या किया, डेट में से पैसा उठाया और इक्विटी में खरीद लिया, आदित्य बिरला इक्विटी फंड के यूनिट्स खरीद लिए। इसको बोलते हैं असेट रीअलोकेशन। आज उसका पोजीशन क्या है, तो जो 40,000 उसने रीअलोकेट करके कर दिया था 23 मार्च को, उसका वैल्यू आज है 56,777 और डेट का है 42,000 और टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है 99,000। सिर्फ 1% नीचे है वो, उसने जो 1 लाख इन्वेस्ट किया था उससे, लेकिन मार्केट आज 8 से 9% नीचे है पीक से। तो ये फायदा होता है असेट अलोकेशन एंड असेट रीअलोकेशन का। आपका जर्नी बहुत स्मूथ होगा और आप ज्यादा रिटर्न्स कमाओगे अगर ये असेट अलोकेशन और असेट रीअलोकेशन आपने आपके पोर्टफोलियो में किया तो ये करने के लिए आपको मतलब ये मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ये जो है टैक्टिकल असेट अलोकेशन, मतलब जब ये इक्विटी मार्केट नीचे जाएगा तो डेट में से इक्विटी में आओ, और इक्विटी मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो इक्विटी में से डेट में आओ। तो इसको बोलते हैं टैक्टिकल असेट अलोकेशन। तो ये जो फाइल का एक स्क्रीनशॉट है, ये मेरे इन्वेस्टर्स का है, ये मेरे इन्वेस्टर्स है जिनका डेट म्यूचुअल फंड में पैसा था। जैसे ही मार्केट गिरने लगा, मतलब 18 मार्च, 19 मार्च, 23 मार्च, 3 अप्रैल, सॉरी हाँ 3 अप्रैल, ये निफ्टी लेवल से 8,400 से गिरा 8,200, फिर 7,600, फिर 8,100। तो ग्रीन में ये जो दिख रहा है ना, तो ये मेरे इन्वेस्टर का पैसा मैंने डेट में से इक्विटी में डाला है। मतलब इक्विटी जब भी सस्ता था, गिर रहा था, तभी डेट में से इक्विटी में गए। फिर हम 2 महीना रुके, हमें पता नहीं था 2 महीने में इतना अच्छा रिकवरी आया, लेकिन 2 महीने में अच्छा रिकवरी आया। तो आप देखोगे 9 जून को निफ्टी लेवल 10,000 हो गए, फिर 19 जून को निफ्टी लेवल हो गए 10,200, 23 जून को है 10,400, फिर 10,600, 10,800, 11,200, ऐसा बढ़ते गया। जैसे ही निफ्टी बढ़ते गया तो हमने इक्विटी में जो भी प्रॉफिट बनाया वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना। ये जो रेड दिख रहा है वो इक्विटी में से हम डेट में आए हैं, तो इसको बोलते हैं टैक्टिकल अलोकेशन। ये जो एंथनी का जो उसने जो चीज किया है वही हमने किया है हमारे मेरे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। आप खुद के पोर्टफोलियो में ये चीज कीजिए। अगर मेरी मदद चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये बताऊंगा कैसे करके। ये लास्ट पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट। करंटली डेट म्यूचुअल फंड्स में, क्रेडिट रिस्क फंड में मैंने आपको बोला है 20% पैसा आप रखिए आपके जो सेविंग अकाउंट में है उसमें से। तो क्यों ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो ये जो ग्राफ है ना, ये ब्लैक लाइन है। तो ये ब्लैक लाइन क्या दर्शाता है, क्रेडिट स्प्रेड ये कॉन्सेप्ट दर्शाता है। क्रेडिट स्प्रेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ। ट्रिपल ए बॉन्ड्स होते हैं जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी बॉन्ड्स, मतलब जिनसे पैसा हमेशा रिकवर होता है, कभी डिफॉल्ट नहीं होने का चांस एकदम बहुत कम होता है। और डबल ए मतलब ट्रिपल ए से स्लाइटली लेस मतलब हायर रिस्क बॉन्ड्स, लेकिन इतने भी रिस्की नहीं कि डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो ये ट्रिपल ए और डबल ए के इंटरेस्ट में जो फर्क होता है, मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट ट्रिपल ए है तो उसको 6% मार्केट में से 6% पे पैसा मिल रहा है, तो डबल ए को शायद 7.5% पे मिल रहा है। तो इनका जो क्रेडिट स्प्रेड है वो आज हाईएस्ट है, मतलब अराउंड 4.96 है। मतलब 6% पे अगर ट्रिपल ए कंपनी को मिल रहा है तो 10% पे डबल ए कंपनी को मिल रहा है। तो ये इतना ज्यादा हो नहीं सकता है क्रेडिट स्प्रेड। ये एकदम यूनिक सिचुएशन है ड्यू टू ये कोविड लॉकडाउन्स वगैरह। ये धीरे धीरे कम होगा इसमें से जो गैप है, और जैसा ही गैप कम होना चालू हो जाएगा, जो कि चालू हुआ है होना, आपके रिटर्न्स एकदम सब्सटैंशियली बढ़ेंगे क्रेडिट रिस्क फंड में। तो ये कंपेयर करने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ, ये फेज 1 और फेज 2। फेज 1 ये अराउंड 9 मंथ्स का था, बिटवीन सितंबर 13 टू और अप्रैल 14, और फेज 2 ये अराउंड 7-8 महीने का था, मार्च 16 टू अक्टूबर 16। वो टाइम पे भी ये जो ट्रिपल ए और डबल ए के जो स्प्रेड थे वो एलिवेटेड थे, बहुत ज्यादा थे, और वहां से वो डिक्लाइन होना चालू हुए ये 9 मंथ्स में और ये 6-7 महीने में। उसका क्रेडिट रिस्क फंड में इम्पैक्ट कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। आईसीआईसीआई क्रेडिट रिस्क फंड ने सितंबर 13 टू अप्रैल 14 में 13.5% के रिटर्न दिए। तो
हमारी सोच ऐसी थी कि क्रेडिट डेट फंड में तो रिटर्न्स जनरेट होते ही नहीं है, लेकिन ये इक्विटी काइंड ऑफ रिटर्न्स है। मार्च 16 से अक्टूबर 2016 आईसीआईसीआई क्रेडिट रिस्क फंड ने दिए 12.5% के रिटर्न और एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड में दिए ऑलमोस्ट 14% के रिटर्न। तो ये इंसिडेंटल अपॉर्चुनिटी है, ये आज बन रहा है। मतलब 23 अप्रैल जो बॉटम था डेट मार्केट का, तब से आज तक एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड ने 16% के रिटर्न दिए और आईसीआईसीआई क्रेडिट रिस्क फंड ने 13% के रिटर्न दिए। तो पॉइंट ये है कि ये एक टैक्टिकल आप कॉल ले रहे हो 20% ऑफ योर कैपिटल पे। ऐसे ही काइंड ऑफ रिटर्न्स आपको 6 महीना 6 महीना 9 मंथ्स 12 मंथ्स में जनरेट हो सकते हैं विथ मिनिमम रिस्क। रिस्क क्या क्या हो सकती है वो मैंने आपको बताई। मैं आपको एकदम छाती ठोक के बता सकता हूँ ऐसे ही रिटर्न्स आपको जनरेट होंगे आने वाले 1-1.5 साल में, लेकिन सिर्फ 20% कैपिटल पे ये रिस्क लीजिए आपके। और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड में ही आप इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ और अब उसमें डिफॉल्ट होने की बहुत कम चांसेस है और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आपके रिटर्न एनहांस होंगे। अभी मैं एंड पे आया हूँ मेरे सेशन पे, एक समराइज कर लेते। फर्स्ट पार्ट में हमने बैंक एफडी और डेट म्यूचुअल फंड में क्या क्या फर्क होते हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स और टैक्सेशन के बारे में। तो डेट म्यूचुअल फंड से चारों पॉइंट्स पे बेटर देन बैंक एफडी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक एफडी में इन्वेस्ट मत कीजिए, इसका पॉइंट ये है कि डेट म्यूचुअल फंड को इग्नोर मत कीजिए। सेकंड पॉइंट मैंने रिस्क क्या क्या होता है डेट म्यूचुअल फंड में, डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में और बैंकिंग बॉन्ड्स में 0% होती है, कॉर्पोरेट्स में होती है, लेकिन आज के पॉइंट में वो में एकदम नेग्लिजिबल है। और आज कंपेयर टू आप डिफॉल्ट रिस्क बैंक में जितने डिफॉल्ट होते हैं उससे काफी कम डिफॉल्ट म्यूचुअल फंड में होते हैं। म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड ये काफी एफिशिएंट है। क्रेडिट रिस्क हो सकती है आज के टाइम पे, लेकिन उसका इम्पैक्ट मिनिमम होता है पोर्टफोलियो पे, क्योंकि 80-90 अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, तो एक ही टाइम पे क्रेडिट रिस्क सबके सब बॉन्ड्स में नहीं आएगी। और इंटरेस्ट रेट रिस्क आज नहीं है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी आरबीआई बढ़ा नहीं सकती है। अगर बढ़ाएगी तो वो इकोनॉमी के लिए निगेटिव होगा। तो ये 3 मैंने आपको बता दिया। हाउ टू इन्वेस्ट इन डेट म्यूचुअल फंड्स इन करंट सिनारियो, 80% इन लो ड्यूरेशन, 20% इन क्रेडिट रिस्क फंड। करंट अपॉर्चुनिटीज इन डेट फंड, आईसीआईसीआई क्रेडिट और एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा आपको 6 मंथ्स और 9 मंथ्स या 1 ईयर में। अभी जैसे मैंने आपको इनविटेशन में बताया था, एक स्ट्रेटेजिक असेट अलोकेशन में आज जो भी अटेंडीज है अराउंड 20-25 है, तो उनको मैं एक स्ट्रेटेजिक असेट अलोकेशन मैं शॉर्टली एक बता देता हूँ। अभी अपने पास अराउंड 10 मिनट्स है। तो स्ट्रेटेजिक असेट अलोकेशन मतलब क्या होता है, ये मेरे एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है। आपको एक्सेल फाइल दिख रहा है ना? चैट बॉक्स में बात है, हाँ। ये एक्सेल फाइल दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो ये जब भी मेरे पास आए तो इनके पोर्टफोलियो में मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो इनके पोर्टफोलियो में ऐसे ये थे, अलग अलग स्कीम्स थे। मल्टी कैप थे, लार्ज कैप थे, 3-4 स्कीम्स थे, वैल्यू स्टाइल के थे, ऐसे अलग अलग स्कीम्स थे। तो कभी भी इन्वेस्ट करते टाइम असेट एलोकेशन को मैंने आपको बोला कि ये होना चाहिए, इंपॉर्टेंस होना चाहिए, लार्ज कैप में कितना परसेंट जाना चाहिए, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में कितना। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल में हम जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाएगा तो अलग अलग स्कीम में डालते जाएंगे। लेकिन एक दूसरे का मतलब कौन से स्कीम में मैं डाल रहा हूँ उसका मेरे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका हम लोग कभी सोचते नहीं है।
तो करंट सिचुएशन में लार्ज कैप में 5% होना चाहिए, मिड कैप में 20% होना चाहिए, स्मॉल कैप में 40% होना चाहिए। तो ऐसे आइडियली होना चाहिए, लेकिन उनका एकदम इम्बैलेंस था, जो कि आफ्टर रीबैलेंसिंग ऐसे करने का मैंने उनको सजेशन दिया। मतलब बहुत सारे लार्ज कैप के स्कीम थे, तो वो बहुत सारे लार्ज कैप के स्कीम घटा के सिर्फ एक ही लार्ज कैप का स्कीम मैंने उनके पोर्टफोलियो में डाला, क्योंकि लॉजिक है कि लार्ज कैप स्कीम टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो कोई भी म्यूचुअल फंड का आप लेते हो तो स्टॉक्स उसमें सेम ही रहेंगे। मिड कैप का एक स्कीम डाला, स्मॉल कैप के अलग अलग 3 स्कीम डाले, क्योंकि स्मॉल कैप यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है। तो ये सब टेक्निकल पॉइंट आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके दिया। फिर उनको रिकमेंडेशंस दिए कि उनका असेट एलोकेशन 88% इक्विटी में था, 12% डेट में था, जो कि अग्रेसिव था काफी, और उनके रिस्क प्रोफाइल से होना चाहिए था 65% इक्विटी में, 35% डेट में। तो फिर वो कैसा करना है उसका पूरा स्ट्रेटजी हमने बताया। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन। तो ये एक पार्ट है, अगर आपको ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाना है तो स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को होना बहुत जरूरी है। अगर रैंडम आपका पोर्टफोलियो होगा तो आपके रिटर्न्स हमेशा कम रहेंगे। तो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट नया इंट्रोड्यूस करते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है मेरे साथ ये करने में, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए पोस्ट सेशन। कुछ अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट 8 अगस्त को सैटरडे को 11 बजे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपके आज के अटेंडिंग ने सबने करना चाहिए, बिगेस्ट फाइनेंशियल चैलेंज इन योर लाइफ, दैट इज रिटायरमेंट। अभी बहुत सारे लोग ऐसा, उनके फेस पे क्वेश्चन मार्क रहेगा कि रिटायरमेंट के बारे में क्यों मैं सोचूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वुका वर्ल्ड है ना, उसमें सबसे थ्रेट कौन सा है अपने लाइफ को। तो मेरा लाइफ तो ज्यादा होने वाला है, क्योंकि मेडिकल चीजें इतनी, मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी हो रही है, तो मैं शायद 90 95 100 भी जी सकता हूँ। लेकिन मेरा जो इनकम में 30 इयर्स, मतलब 30 to 60 जो भी कमाने वाला हूँ, वो नेक्स्ट 30-35 इयर्स तक मेरे लिए लास्ट करेगा क्या? तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसके लिए मैंने प्लान करना चाहिए और आपने भी करना चाहिए। तो किसी के भी लाइफ का सबसे बिगेस्ट फाइनेंशियल रिस्क है और चैलेंज है कि पोस्ट रिटायरमेंट वो नेक्स्ट 30-35 इयर्स कैसे जीने वाले हैं। क्योंकि आज इंडियन गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर सकता है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। तो आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, ये आप अटेंड कीजिए, उसका मैंने लिंक यहाँ पे दिया है। अगर आपको लिंक दिख रहा नहीं है तो मैं चैट में मैं ये लिंक डालता हूँ, या फिर आपको पोस्ट सेशन में ये दूंगा, आप रजिस्टर कीजिए इसको। मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू किया है हैप्पीनेस कल्चर के नाम से, उसका भी लिंक मैंने दिया है। उसको आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो अलग अलग मार्केट में जैसे अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे क्रेडिट मार्केट में अपॉर्चुनिटी है अच्छे रिटर्न्स बनाने की, रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट, वैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां होती है। अभी 3-4 दिन पहले एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं कि उनको रिटर्न्स चाहिए, लेकिन रियल एस्टेट में प्रैक्टिकली रिटर्न्स नहीं बनते, बहुत ज्यादा कैपिटल आपको डालना पड़ता है उसमें। तो एक रिट नाम का नया ऑप्शन आया है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट करके, मतलब रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड। तो वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला। तो ऐसे इंसिडेंटल अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं वीडियो डालूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो वो आपको दिखेंगे, और आप अच्छे लगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट 15 डेज में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है इक्विटी में, यूटीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आने वाला है, उसमें आप अच्छे पैसे बना सकते हो। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगा, तो आप टच में रहोगे मेरे साथ। अगर आपको चाहिए तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं पोस्ट सेशन आपको डालूंगा। फीडबैक आप मुझे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोफेशन है मेरे लिए एक पैशन है। आज मेरे 325 प्लस क्लाइंट्स है, मैं इनफ पैसा कमाता हूँ और मेरा इनकम इससे बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन मोर देन इनकम ये मेरी पैशन है। तो अगर हम आगे नहीं जुड़े पाए प्रोफेशनली, तो भी अगर आपने कभी भी मुझे कॉल किया इसके बारे में क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो मैं एड्रेस करूंगा। मेरा मोटो मतलब पैसा तो हर हर एक को लगता है जीने के लिए, बहुत पैसा भी कमाना चाहिए, मैं कमाऊंगा, लेकिन ये मेरा पैशन है। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। जो भी आपको व्यू दूंगा वो पैसे के लिए नहीं दूंगा, जो भी ट्रुथ है वो ही बताऊंगा हमेशा। तो ये फीडबैक फॉर्म भरिए, ये मेरे कांटेक्ट डिटेल्स है, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली।
अभी आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, आपका माइक्रोफोन चालू करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स पे। एक क्वेश्चन था, स्मिता मैडम ने पूछा था, व्हाट आर द अदर एवेन्यूज ऑफ ऑल वेदर पोर्टफोलियो अदर देन डेट म्यूचुअल फंड्स। तो ऑल वेदर पोर्टफोलियो मतलब ऐसा असेट एलोकेशन आपके टाइम पे होना, मतलब करना चाहिए आपने, मतलब आपको रियल एस्टेट में थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, गोल्ड में होना चाहिए, इक्विटी में होना चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। तो वो कितना परसेंट होना चाहिए, हर एक इन्वेस्टर का अलग अलग होता है, वो उसके रिस्क प्रोफाइल से। अगर वो प्रॉपरली आप करोगे ना, मतलब वो परसेंटेज, मतलब LIC पॉलिसीज कितने वो कितने परसेंट होने चाहिए, गोल्ड कितना होना चाहिए, ऐसे प्रॉपरली आप करोगे तो आपका पोर्टफोलियो, एक बीच में स्लाइड था कि 10% हर एक ने, एक इन्वेस्टर ने हर एक असेट क्लास में डाला तो उसके 8% सबसे हाईएस्ट रिटर्न जनरेट हुए। तो अगर ये रेशो आप अच्छा करोगे ना आपके पोर्टफोलियो का, तो आपके रिटर्न्स ऐसे रहेंगे कि मार्केट 40% से भी नीचे आया ना तो भी आपका पोर्टफोलियो 10-11% रिटर्न देगा। तो इसको बोलते हैं ऑल वेदर पोर्टफोलियो। इसको बनाने के लिए 3-4 साल 5 साल का प्रोसेस लगता है। वो ऐसे वन शॉट में नहीं होगा, कभी धीरे धीरे होगा, क्योंकि आज गोल्ड में आप एक्सपोजर लेने जाओगे तो गोल्ड ऑलरेडी इतना इन्फ्लेट हुआ है कि नेक्स्ट 3-4 साल में वो रिटर्न्स नहीं देने वाला है। तो वो गोल्ड का जो कंपोनेंट होगा वो अंडर परफॉर्मर रहेगा आपके पोर्टफोलियो में। प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी में उतना बड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ आपके पास होना चाहिए। तो वैसे सब चैलेंजेस होते हैं। तो ऑल वेदर पोर्टफोलियो मतलब ऐसा पोर्टफोलियो जो आपको 10-11% रिटर्न देना चाहिए अबो FD, 3-4% रिटर्न एनी मार्केट कंडीशन, उसको ऑल वेदर पोर्टफोलियो कहते हैं। आपको और डिटेल में चाहिए तो पर्सनल कॉल पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन है, आई हैव इन्वेस्टेड, अभिनव ने पूछा है, FT शॉर्ट टर्म इनकम प्लान एंड दैट अमाउंट इज स्टक एज नाउ द फंड इज क्लोज, कैन आई एक्सपेक्ट द अमाउंट बैक। इसमें 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला आंसर मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था, डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो टॉप 4 AMCs में, 4 म्यूचुअल फंड्स में, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड और आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, इनके ही स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये इनके पास कैपेसिटी है, अगर पैसा स्टक हो गया किधर भी कोई भी बॉन्ड में, तो उसमें से रिकवर करना बहुत इजी है इनके, ये 4 के लिए, रादर देन छोटे AMC जैसे फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन का एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो ये जो पैसा है वो आपको आएगा धीरे धीरे, जैसे उसके अंडरलाइनिंग बॉन्ड्स मैच्योर होते जाएंगे, आपको आते जाएगा वो धीरे धीरे। आपका पैसा किधर भी गया नहीं है, वो आने वाला है, लेकिन जैसे बॉन्ड्स मैच्योर होंगे आपको पैसा आएगा। तो वैसा है। और कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए चैट पे या अनम्यूट करके। और नेक्स्ट मैं आपको सेशन के बाद लिंक्स भेजूंगा यूट्यूब की नेक्स्ट सेशन की और फीडबैक फॉर्म की। प्लीज उसमें आप सपोर्ट कीजिए, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं लेते रहूंगा एवरी सैटरडे। अगर कोई भी फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक भी है तो भी वेलकम है, आप मुझे बिल्कुल बताइए। निगेटिव फीडबैक भी है तो, पॉजिटिव है तो भी बताइए। और जैसे वो मैं जो इनविटेशन लिंक भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप पे, शायद आप इरिटेट होते रहोगे उससे, लेकिन वही एक जरिया है मेरे लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करने का। तो वो लिंक्स आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे तो बहुत सारे लोगों ने वो किए हैं, इससे बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस आया, बहुत लोगों का मतलब आते हैं ऐसे सेशंस में। तो आप भी प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके व्हाट्सएप पे वो लिंक्स भेजिए। Aditya, हाँ Milind Ranade here. Whether हाँ सर, time has come to shift from equity mutual funds to this debt mutual fund? नाही मला आवाज नाही आला तुमचा, तुम्ही काय म्हणालात पहिला? Hello, whether time has come to shift from equity mutual fund to debt mutual fund, because in last 1.5 months the market has gone up substantially. हाँ यस, अगर मेरे पोर्टफोलियो के बारे में आप पूछोगे तो मैंने डेट का एक्सपोजर बढ़ाया है, श्योर शॉट, मतलब इक्विटी से डेट में, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये जो 29 का PE पे चल रहा है मार्केट निफ्टी, ये मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और आप हिस्ट्री देखोगे तो निफ्टी में हमेशा रिवर्सल आया है 29-30 के पी के से, मतलब 1992, 2000,
2008, 2018, 2020 जब भी रिवर्सल आया तभी निफ्टी 29-30 के पीई पे था। तो मेरे हिसाब से इक्विटी से डेट में जाना बेटर है, मतलब धीरे धीरे डेट का। और एक रिस्क इसमें है जो मैं देख रहा हूँ, यूएस ने जो डॉलर्स प्रिंट किए हैं ना, जो कि इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है, उन्होंने मतलब नल खोल दिया है, मतलब डॉलर प्रिंट करते जा रहे हैं और इंटरेस्ट रेट 0 है। तो वहां के बंदे के हाथ में बहुत पैसा है और पैसा लेके वो बैंक में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे उसको 0 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो आइदर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है या इमर्जिंग मार्केट्स में कर रहा है। तो इसके वजह से असेट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब असेट प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है। लेकिन ये अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा नहीं, कभी ना कभी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू करेंगे, मतलब वहां की फेड शायद वो नवंबर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके बाद चालू करे, कभी भी कर सकते। जो दिन वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर दिए, इंडियन मार्केट क्रैश हो जाएगा और वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो वो जब भी क्रैश होगा तभी मेरे पास पैसा होना चाहिए, इक्विटी में खरीदूं सस्ते में। तो इसके लिए मेरे पास डेट एक्सपोजर होना चाहिए। तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ डेट में, अगर मेरा ज्यादा पैसा है तो आज के टाइम पे। लेकिन ये हर एक का पर्सनल चॉइस है मैं कितना एक्सपोजर लूं, लेकिन मेरे हिसाब से तो डेट में स्विच होना चाहिए धीरे धीरे ऐसे। एंड वन मोर क्वेश्चन, ये जैसे डेट म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, वेदर दैट सिल्वर एंड गोल्ड के ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं क्या, वहाँ दे इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, and whether somebody should buy, person should buy it? गोल्ड हमेशा वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में ही बाय करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में हमेशा जब ये म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो फंड मैनेजर का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो उसका हम प्राइस दे रहे हैं 1.5% या 2% जो एक्सपेंस रेशियो होता है, उसका हम कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसका स्किल हम यूज कर रहे हैं। सेम वे इन डेट में भी मैं फंड मैनेजर का स्किल यूज कर रहा हूँ, तो उसका मैं अराउंड 0.5 to 1% एक्सपेंस रेशियो दे रहा हूँ। लेकिन गोल्ड में तो यूनिवर्सल असेट है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि मैं एक्सपेंस रेशियो भरूं। तो गोल्ड के ईटीएफ्स या फंड्स होते हैं, लेकिन उसमें एक्सपेंस रेशियो होता है जो अननेसेसरी हम पे कर रहे हैं। तो बेटर है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में हम इन्वेस्ट करें। whether you means advise you to take actual gold, physical gold or a sovereign gold fund? सोवेरियन गोल्ड फंड, क्योंकि वापस वो रिस्क आ जाएगा, रिस्क एज इन वो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। मतलब फिजिकल गोल्ड में खरीदूंगा तो मुझे लॉकर में रखना पड़ेगा, लॉकर के चार्जेस है बैंक लॉकर के, तो वापस मैं एक्सपेंस ये कर रहा हूँ। फिर जब भी मुझे मतलब गोल्ड ऑर्नामेंट बनाना है तो मैं फिजिकल गोल्ड लेके जाता हूँ, तो उसके ऊपर वो घट बोलते हैं शायद उसको, मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन 3-4% घट निकालते हैं उसमें से। Yes. In pure gold it is not done. If you buy a cheap or that, then there is no deduction. अच्छा, okay. Because that is 100% pure gold, and it is given by RBI or means that is possible. Correct. Yes, right. ठीक है, thank you. Thank you. Yes. अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्विच ऑफ करता हूँ ये मीटिंग। और थैंक यू वेरी मच, आपने अभी भी अराउंड 16-20 लोग हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने आपके लाइफ में मुझे चांस दिया और मैंने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया, ऐसे मुझे लगता है। फीडबैक दीजिए आज मुझे, और थैंक यू वेरी मच। अगर प्रोफेशनली जुड़े तो जुड़ेंगे हम आगे आने वाले टाइम में। अगर नहीं जुड़ पाए तो आप यूट्यूब या ऐसे माध्यम से मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मैं स्विच ऑफ करता हूँ अभी।